जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के अंदर भी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। और इस चैप्टर से भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कम से कम आप ये मान के चलो एक क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमारा 100% क्लियर है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण इस चैप्टर के बारे में। पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नोट्स है, वैसे मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो। और अदरवाइज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपको प्रॉपर वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जो भी आर्मी का जो फिजिकल फाइट कर लिया है और अब अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है, उसको प्रॉफिट मिल सके पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अम्ल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। आपने सुना होगा अम्ल को हम क्या बोलते हैं? एसिड। जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने एसिड अटैक किया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते होंगे आप। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? अम्ल के बारे में। और अम्ल को हम क्या कहते हैं? एसिड। पहली बात, एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो चैप्टर है वो मैं केवल और केवल स्पेसिकल उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल से हो, चाहे वो जीडी से हो, ठीक है ना। उसमें आप कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिकल इंडियन आर्मी के लिए। अदरवाइज अगर आप अम्ल पढ़ना चाहते हो तो मैं और भी लेक्चर अपलोड कर रखा हूं, आप प्लेलिस्ट पर देखिए, वहां पर आपको अम्ल, क्षार के लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो तो और गहराई से हैं, लेकिन केवल और केवल हमारे आर्मी के एग्जाम में जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर? तैयार हो आप? चलो अब बात करते हैं अम्ल। देखो, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड। और ये जो एसिड शब्द है ना, वो कौन सी भाषा का शब्द है? किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन भाषा के शब्द। लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है बच्चों? एसिडस से बना है। किससे बना है? एसिडस से बना है। और इस जो एसिडस होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो ये आता है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अम्ल क्या होते हैं, तो आपने बता दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन बच्चों, केमिकल लेबोरेटरी के अंदर है, हम टेस्ट नहीं कर सकते कि टेस्ट किया, चेक किया कि खट्टा है, मीठा है, अम्ल है या नहीं है, ठीक है ना। ये कोई मतलब अपन एक तरीका नहीं है, समझ गए ना। क्योंकि एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, टेस्ट करके पता करेंगे तो आपको पता है आपकी जीभ की जो कलिकाएं है ना, भूल जाएंगे कि खट्टा मीठा क्या होता है, ठीक है ना। तो गलती से भी एसिड को टेस्ट नहीं करना है। बस याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी अम्ल क्षार की थ्योरी दी थी। जैसे आर्रेनियस के बारे में बात करेंगे, लुईस के बारे में बात करेंगे, ब्रांस्टेड लोरी के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अपने लेवल से अपना जो एग्जाम हो रहा है हम उस स्तर से पढ़ेंगे, ज्यादा गहराई भी नहीं जाएंगे। बस हम हमारे एग्जाम में मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा। बस आप विश्वास कीजिएगा, ठीक है। 2017 से मैं लगातार आर्मी के बैच में पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सारे बैच निकाले हैं, बहुत सारे सिलेक्शन दिए मैंने, ठीक है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, अगर बच्चों मैं बात करूं अम्ल क्या होते हैं, अगर मैं पीएच के आधार पर बताऊं, किसके आधार पर बताऊं? पीएच के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं, जो पीएच होता है, एक हमारे पास में होता है पीएच स्केल। जैसे जो स्केल होता है
सिंपल वे में स्केल से हम क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। छोटी लंबाई सेंटीमीटर वगैरह में 5 सेंटीमीटर नापना हो तो स्केल से नापते हैं। तो वैसे ही बच्चों अम्ल और क्षार का जो पैमाना है उसको मापने के लिए पीएच एक स्केल काम में लेते हैं। यहां से मैं अगर आपको क्वेश्चन बताऊं तो एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1909 में की थी। एक क्वेश्चन तो देखो ये हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने की। पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। याद रखिएगा 1 से लेकर 14 तक नहीं होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। और याद रखिएगा अगर कोई पदार्थ अम्ल है, अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उस अम्ल की जो पीएच होती है वो हमेशा 7 से क्या होगी? कम होगी। याद रखिएगा अम्ल की पीएच 7 से कम होती है। अम्ल की पीएच होती है वो 7 भी नहीं होती, 7 से कम होती है। अगर पीएच 7 के इक्वल हो तो वो क्या होगा? वो कैसा विलयन होगा? उदासीन होगा। और अगर पीएच 7 से क्या हो? कम हो तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर बच्चों अगर पीएच 7 से ज्यादा हो तो वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। देखो मैंने बेसिक बात बता दी। अम्ल और क्षार की पीएच का निर्धारण करने के लिए हम एक स्केल काम में लेते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। कब की? 1909 में की। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। और अगर पीएच 7 से कम है, अगर वैल्यू 7 से कम आती है तो वो विलयन एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर 7 है तो वो कैसा होगा? विलयन उदासीन होगा। उदासीन क्या होता है? आसूत जल होता है। क्या होता है? आसूत जल। आसूत जल की पीएच होती है, जो डिस्टिल वाटर होता है उसकी पीएच होती है 7। और अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। मैं डिटेल से बात करूंगा, मैं आपका बिल्कुल 0 से बेस बना रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल मत घबराइए आप। तो ये अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा अम्लों की अम्ल है उनकी जो पीएच होती है, तो याद रखिएगा इनकी पीएच, पहले मैं अम्ल की बात कर रहा हूं, इनकी पीएच 7 से कम होती है। क्या होती है? 7 से कम होती है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। जबकि जो क्षार होते हैं उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। हम कंपैरिजन भी करेंगे साथ में। अम्लों की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है। अगर पीएच 7 हो तो वो विलयन कैसा होता है? उदासीन नेचर का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। फॉर एग्जाम्पल आसुत जल। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर बात यहां पर पीएच की आ गई है तो पीएच की मैं डिटेल से बात करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा बच्चों क्या कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब देखो आप कहोगे सर ये लिटमस पेपर क्या है? देखो बिल्कुल 0 से बता रहा हूं, आपके जो छोटे छोटे पॉइंट है ना सारे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा अम्ल है ना वो नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊं कि लिटमस पेपर क्या है। लिटमस पेपर, तो यहां ध्यान से समझिएगा। चलो यही बता दूं मैं पहले आपको, लिटमस पेपर। तो बच्चों जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होता है। अम्ल क्षार सूचक होता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? पहली बात मैंने क्यों कहा कि लिटमस जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है? क्यों? क्योंकि यह प्रकृति से प्राप्त होता है।
कहां से प्राप्त होता है? हमारे पास में जो पादप जगत है, पादप जगत को जो प्लांट होता है उनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? थैलोफ्राइटा, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाट्यो, कईया फाट्यो, टेडोफाट्यो, सारे पॉइंट इसी ट्रिक के अंदर है। मैं बताऊंगा आपको जब मैं बायोलॉजी बताऊंगा तब। तो जो प्लांटी है उसके अंदर एक पादप समूह आता है, वो कौन सा आता है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा पादप समूह। इस थैलोफाइटा जो पादप समूह है इसके अंदर भी एक पादप आता है, और वो पादप हमारे पास में कौन सा आता है? या तो मैं कह दूं लिचेन या मैं कह दूं लाइकेन। लाइकेन, लिचेन या लाइकेन पादप से। ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लिटमस पेपर हम कहां से प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा लिचेन या लाइकेन पादप से। और लिचेन और जो लाइकेन पादप होता है वो कौन से समूह का होता है? थैलोफ्राइटा समूह का होता है। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब कहोगे अम्ल क्षार सूचक, क्योंकि लिटमस जो पेपर होते हैं वो हमें इस बात की सूचना देते हैं कि अम्ल है या क्षार है, यह सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है। इससे हम पता कर सकते हैं, इसकी सूचना मतलब देते हैं ये, इसलिए कहते हैं इन्हें प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। तो लिटमस पेपर की तरह याद रखना, लिटमस पेपर की तरह एक जो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है वह एक हल्दी भी है। मैं बताऊंगा कैसे है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और ध्यान से समझिएगा लिटमस के बारे में। देखो लिटमस होता है ना, वो हमारे पास में 2 तरीके के होते हैं, एक लाल होता है और दूसरा क्या होता है? नीला होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लिचेन और लाइकेन, जो लाइकेन जो पादप होता है इससे ये प्राप्त किया जाता है। और जो लाइकेन पादप होता है वो जो शैवाल और जो फंजाई होता है उसका हाइब्रिड होता है। शैवाल और फंजाई का क्या होता है? हाइब्रिड होता है। ये बात और मैं बता दूं आपको, ये भी याद रखिएगा, जो ये लाइकेन होता है ना वो किसका हाइब्रिड होता है? एक तो शैवाल और दूसरा किसका? फंजाई का। इन दोनों का ये हाइब्रिड होता है और ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन में, या मैं कहूं सहजीवन संबंध में रहते हैं। क्या? सहजीवन संबंध के रूप में रहते हैं। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे का, इसका कार्य कुछ ये करके देता है, इसका कार्य कुछ ये करके देता है। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाते हैं, इसलिए कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन संबंध। याद रखिएगा, ठीक है ना। और मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं आपको कि जो लिटमस का जो उदासीन विलयन होता है, कौन सा विलयन? उदासीन विलयन। बच्चों याद रखना वो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लिटमस है जो एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। यह थैलोफ्राइटा समूह के लिचेन या लाइकेन पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और याद रखना लाइकेन जो पादप हो शैवाल और फंजाई का एक हाइब्रिड है जो आपस में सहजीवन संबंध के रूप में रहते हैं। और जो लिटमस का जो उदासीन विलयन है वह कैसे कलर का होता है? बैंगनी कलर का होता है। अब देखो बच्चों, लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाल कलर का, ठीक है ना, एक लाल कलर के डाई वगैरह करके बनाए जाते हैं बाद में इन पर, ठीक है। एक तो लाल और दूसरा नीला। तो याद रखिएगा जो अम्ल है वो नीले लिटमस को अगर नीले लिटमस पर हम क्या डाल दें? एसिड डाल दें। क्या डाल दें? एसिड डाल दें, तो अम्ल इसको कैसा कर देता है? लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल। तो यहां समझने वाली बात है, मैंने यही तो बात लिखी है कि अम्ल है ना, अम्ल वो क्या करता है? लाल करता है। अरे अम्ल के पीछे किच है? ले, और ले को मतलब है लाल।
अमल छे वो के करेगो, लाल करेगो, और लाल कहने करेगो, नीला ने करेगो। और आने तो करवा सही हो, क्यों? क्योंकि वही बात कि मुख्य रूप से लिटमस दो ही टाइप का मीजिए, एक नीला और दूसरे लाल। तो अमल है वो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। तो आप तो रटने की जरूरत नहीं है, अमल के पीछे क्या है, ए मैं ले को मतलब लाल, लाल करेगा। किसको करेगा, नीले को करेगा। तो अमल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और अभी भी अगर याद नहीं हुआ तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूं, और वो ट्रिक आपने पढ़ भी रखी होगी। अनील, क्या, अनील। ए का मतलब है अमल, नी का मतलब है नीले लिटमस को, नीले लिटमस को, और ले का मतलब है लाल। अमल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जो हमारे पास में क्षार होता है, जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को, अगर लाल लिटमस के ऊपर क्या डालें, हमें क्षार डालें, तो वो क्या कर देता है, इसको नीला कर देता है। अगर अमल नीले को लाल करता है तो क्षार अपोजिट लाल को नीला कर देता है। ये बात आपको लिटमस से रिलेटेड क्लियर होनी चाहिए। याद रखिएगा, लिटमस से रिलेटेड देखो मैंने क्या बात बताई है। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, अमल की पीएच 7 से कम होती है, क्षार की पीएच 7 से ज्यादा होती है। पीएच 7 हो तो वो विलयन उदासीन होता है। पीएच स्केल जिसकी सहायता से हम पीएच ज्ञात करते हैं, पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1909 के अंदर। लिटमस जो पेपर होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है, और यह प्राकृतिक सूचक है थैलोफ्राइटा पादप समूह के लिचेन या लाइकेन पौधों की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। और लिटमस का जो उदासीन विलयन होता है, अगर मैं बात करूं तो वो किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस जो लाइकेन होता है वो शैवाल और फंजाई का हाइब्रिड होता है, जो आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, सहजीवन संबंध के रूप में रहते हैं। अमल नीले को, लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। और क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यहां तक आप अच्छे से उतारिएगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, ओके। अब हम बात करते हैं इसके बाद, तो यहां तक सभी ने उतार लिया। इसके बाद में देखो, जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस एक प्राकृतिक अमल क्षार सूचक होता है। इसके अलावा हमारे पास में प्राकृतिक सूचक की अगर मैं बात करूं तो और प्राकृतिक सूचक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने हल्दी के बारे में, हल्दी के बारे में मैं जहां तक मानता हूं आप सभी को पता होगा। हल्दी के बारे में आपने सुना होगा कि जब हम सब्जी खाते हैं और जब हम सफेद कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो या फिर कैसा भी कपड़े, चलो मोस्ट ऑफली सफेद कपड़ों पर अच्छा नजर आता है आपको जब आप साबुन के से धोते हो, तो उसके बाद में जो दाग रह जाता है आपने देखा होगा, ठीक है। उस दाग को गौर करके देखना, वो दाग किस कलर का होता है जब आप उस पर साबुन लगाते हो तो, ठीक है ना, नोटिस करना। बाकी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से इसके बारे में भी, अब ध्यान से समझिएगा। देखो, लिटमस के अलावा अन्य प्राकृतिक सूचक, अन्य अमल क्षार प्राकृतिक सूचक और कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक बात को। सबसे पहले मैं बात करूं, एक हमारे पास में आती है हल्दी। क्या आती है, हल्दी। हल्दी के बारे में आपने सुना होगा। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक अमल क्षार सूचक है। आप कहोगे सर कैसे है, हल्दी प्राकृतिक अमल क्षार सूचक कैसे है? तो देखिएगा बच्चों, अगर जो हल्दी होती है उस हल्दी पर अगर हम एसिड डाल के देखो, पहले तो एक बात तो, हल्दी किस कलर की होती है, येलो कलर की। किस कलर की होती है, येलो कलर की। येलो मतलब पीले रंग की, पीले रंग की होती है। चलो ठीक है। अब देखो, जब हल्दी पर हम कैसा कलर डालते हैं, जब हल्दी पर हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब नो चेंज,
कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जैसा पीला कलर था वैसा का वैसा रहता है। लेकिन जैसे ही हम ही हल्दी पर क्या डालते हैं बच्चों, क्षार डालते हैं। क्या डालते हैं? क्षार डालते हैं। अब क्षार के रूप में क्या डालते हैं? जनरल तौर पर हम जिस साबुन की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? साबुन। क्योंकि साबुन जब हम बनाते हैं ना तो हम NaOH का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाते हैं तो उसके अंदर NaOH क्षार का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, NaOH को क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। क्या बोला जाता है? कास्टिक सोडा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है? NaOH। ठीक है ना, याद रखिएगा। और साबुनीकरण प्रक्रिया में एक सह उत्पाद बनता है जिसका नाम है गिल्सरोल। याद रखिएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चर 2016 का जो एग्जाम था उसके अंदर जीके के रूप में पूछा गया था कि साबुनीकरण प्रक्रिया में जब साबुन बनता है तो साबुनीकरण प्रक्रिया में साबुन के साथ और सह उत्पाद साथ में और कौन सा उत्पाद बनता है? तो याद रखिएगा गिल्सरोल। और साबुन बनाते समय कौन सा कच्चा पदार्थ लेते हैं? तो याद रखिएगा उच्च वसीय अम्ल और कास्टिक सोडा, NaOH क्षार का प्रयोग किया जाता है। NaOH क्षार का प्रयोग करते हैं तो कपड़े धोने वाला साबुन प्राप्त होता है, 5 भाई वगैरह। ठीक है ना? हाँ, तो जब हल्दी पर हम क्षार डालते हैं तो याद रखिएगा कलर कैसा हो जाता है? तो आपको भी पता होगा इसका जो कलर हो जाता है वो कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। लाल रंग का जो धब्बा हमारे पास में नजर आता है। तो देखो हल्दी भी एक कैसी हो गई? एक प्राकृतिक सूचक हो गई हमारे पास में। इसी प्रकार से हमारे पास में एक और आती है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी ये भी क्या है? एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक होती है। ठीक है ना? इस पर भी देखो, इस पर भी अगर हम एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? एसिड। तो जब एसिड डालते हैं तो नो चेंज, कोई कलर में परिवर्तन नहीं होता है, कोई कलर में चेंज नहीं होता है। देखो दोनों में ही जब एसिड डालते हैं, याद कैसे रखेंगे? एसिड डालते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हल्दी के बारे में तो सब जानते हैं जब हल्दी मतलब सब्जी कपड़े पे गिर जाती है, साबुन से धोते हैं तो वो धब्बा लाल भूरा हो जाता है। रेड भी ना होकर के मैं ज्यादा कहूं, लाल भूरा हो जाता है। ठीक है ना? दूसरी बात, जो पत्ता गोभी हमारे पास में होती है उस पत्ता गोभी पर जब हम डालते हैं क्या डालते हैं? क्षार डालते हैं, बेस डालते हैं, या मैं कहूं क्षार डालते हैं। क्षार का मतलब बेस। तो जब क्षार डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। और जब एसिड डालते हैं तो लाल ही रहता है, कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो याद रखिएगा हमारे पास में हल्दी और लाल पत्ता गोभी ये दो भी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार क्या है? सूचक है। ये बात भी आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा उसके बाद में ये तो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हो गए। इनके अलावा याद रखिएगा कृत्रिम आर्टिफिशियल कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक जो हमें इस बात की जिन्हें मानव द्वारा बनाया गया है इंडस्ट्रियल के अंदर, जो हमें अम्ल क्षार की सूचना देते हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास में होता है मेथिल ऑरेंज। क्या होता है? मेथिल ऑरेंज। याद रखिएगा मेथिल ऑरेंज का जो खुद का कलर होता है, मैं इसके खुद के प्राकृतिक रंग के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? प्राकृतिक रंग के बारे में बात करूं तो देखो नाम से पता चल रहा है मेथिल ऑरेंज यानी क्या होता है? नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। तो ये किस कलर का होता है? याद रखिएगा ये ऑरेंज कलर का ही होता है, मतलब नारंगी कलर का ही होता है, नारंगी कलर का ही होता है। और एक और हमारे पास में कलर होता है, एक और हमारे पास में जो सूचक होता है वो कौन सा होता है? फिनोल्फ्थेलिन। देखो इसका जो प्राकृतिक कलर होता है वो कैसा होता है? ये खुद रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब अगर आप में से कोई बताएगा मुझे कि जब एन पर है एसिड और बेस, मतलब
जब इन पर अम्ल और क्षार डाला जाता है तो किस प्रकार के ये रंग प्रदर्शित करते हैं? चलो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर मेथिल ऑरेंज पर अगर अम्ल डाला जाए, इसमें अम्ल डाला जाए तो इस कैसा कलर शो करेगा और क्षार के अंदर कैसा शो करेगा? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि अम्ल क्षार जो मेथिल ऑरेंज है इस पर अम्ल डालते हैं तो ये कैसा रंग का कलर शो करता है? जल्दी से बताइएगा। चलो हाँ बिल्कुल, चैट में, लाइव चैट के अंदर कमेंट कीजिएगा। हाँ तो देखिएगा, मेथिल ऑरेंज होता है, अगर हम इस पर क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं, तो याद रखिएगा ये किस रंग का कलर देता है हमें? लाल रंग का कलर। मतलब किस में चेंज हो जाता है? लाल रंग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जबकि हम क्षार डालते हैं तो याद रखिएगा ये येलो रंग का कलर देता है, पीले रंग का कलर देता है, ठीक है ना। और जो फिनोल्फथेलिन है, अगर इसमें अम्ल डालते हैं तो याद रखिएगा रंगहीन मतलब कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मैं ये भी कह सकता हूं नो चेंज, ये कलर लेस है तो कलर लेस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें क्षार डालते हैं तो याद रखिएगा कौन सा कलर देता है? पिंक कलर, गुलाबी कलर देता है। और याद रखिएगा बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये गुलाबी कलर आपने देखा होगा 2000 के नोट पर। किसके नोट पर देखा होगा? 2000 के नोट पर। तो याद रखिएगा 2000 के नोट पर जो डाई लगाई जाती है या मैं कहूं रंग किया जाता है, वो रंग किसका किया जाता है? फिनोल्फथेलिन की डाई की जाती है। ये हमारे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के अंदर कि 2000 के नोट पर किसकी डाई की जाती है? तो याद रखिएगा फिनोल्फथेलिन की जाती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2000 का नोट बनाने में हम फिनोल्फथेलिन का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां तक बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन के अंदर कौन सा आयन देते हैं? ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यह बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी थी, किस वैज्ञानिक ने बताई थी? तो ये बात भी आप ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आरेनियस के अनुसार। आरेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ओरेनियस ने क्या कहा? ओरेनियस ने यह बात बताई, अगर कोई पदार्थ को जल में डालें, कोई पदार्थ है जैसे अम्ल है, अगर इसको किस में डाल दें? जल में डाल दिया, और जल में डालने के बाद में अगर ये H+ आयन देता है तो वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। मतलब अम्ल जल में कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। और जबकि जो क्षार होते हैं वो जल में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। और इसको बोलते हैं बच्चों हमें हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन धनायन।
लेकिन आर्हेनियस ने यह भी बात बताई कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये याद रखिएगा जल के अंदर स्वतंत्र नहीं रहता है, इसलिए यह तुरंत जल से क्रिया करके किसके अंदर बदल जाता है, H3O पॉजिटिव के अंदर बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये बात भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आप तो केवल इतना याद रखना, आर्हेनियस ने क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया अगर किसी पदार्थ को जल में डालते हैं और जल में डालने के बाद में अगर वो H+ आयन दे, इसका मतलब वो अम्ल है। और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे जल में डालने पर, जल में देखो आर्हेनियस ने कंडीशन बताई कि वो जल में डालने के बाद में, समझ गया ना, मीडियम है ये, माध्यम है जल में डालने के बाद में अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन दे तो उसे कहते हैं क्षार। और बच्चों मैं आपको बता दूं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए तुरंत ये किससे क्रिया कर लेता है, उसी जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के अंदर क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यह क्या होता है, यह स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना। और तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान से समझिएगा, अम्ल या तो मैं कहूं सक्रिय या फिर मैं कहूं क्रियाशील, एक्टिव। अम्ल सक्रिय या क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वो क्वेश्चन क्या है कि जो अम्ल होता है वो देखो मैंने क्यों लिखा सक्रिय या क्रियाशील धातु, क्योंकि जो धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है उनसे अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यह बात ध्यान से समझिएगा। तो अम्ल सक्रिय या क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस बेटे पंपिंग साउंड के साथ जलती है। अगर इस हाइड्रोजन गैस के पास हमें कोई जलती हुई मोमबत्ती लेके जाए तो पट पट पंपिंग साउंड के साथ में वो जलती है। ठीक है ना। उसके बाद में बुझ जाती हो। अब देखो ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि जो H2S गैस होती है इसके अंदर मैं आपको बता दूं सड़े अंडे जैसी गंध आती है। सड़े अंडे जैसी क्या आती है, गंध आती है। ये बात भी आप नोट कर देना। ठीक है ना। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, कि सड़े अंडे में जैसी गंध कौन सी गैस में आती है, H2S के अंदर। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो अब देखो अम्ल सक्रिय या क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। और मैं यहां पर एक बड़ा ही काम का नोट लिखवा रहा हूं आपको, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक तो हमारे पास में सोना जिसका प्रतीक क्या है, Au। देखो ध्यान से समझिएगा, सोना का प्रतीक क्या है, Au। क्यों? क्योंकि सोना है ना, सोना ये लेटिन, सोने का जो लेटिन नाम है, कौन सा नाम, लेटिन नाम, वो क्या है बच्चों, ओरम है, ओरम। और ओरम को बोल करके देखो, ओरम बोलो, Au आता है कि नहीं आता, पहला वर्ड शब्द है Au आता है। तो याद रखिएगा कुछ जो तत्व हैं उनके प्रतीक उनके लेटिन नाम से लिए गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोने का लेटिन नाम क्या है, ओरम। आपको मैं बता दूं सोना सबसे क्या है, तन्य धातु है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा तन्य धातु का मतलब जिसको हम तार की तरह खींच करके तार के रूप में बदल सकते हैं, तो याद रखिएगा सबसे तन्य धातु कौन सी है, सोना है। ठीक है ना। और याद रखिएगा सोने का लेटिन नाम क्या है, ओरम। इसी प्रकार से सोना, चांदी का प्रतीक क्या है, Ag। क्यों? क्योंकि चांदी का जो लेटिन नाम है ना बच्चों, चांदी का लेटिन नाम क्या है,
लैटिन नाम क्या है चांदी का? लैटिन नाम है अर्जेंटम, और अर्जेंटम से बना है क्या? एजी। तो देखो अर्जेंटम को बोलो, पहला शब्द एजी आएगा। अर्जेंटम की स्पेलिंग बोलो, है ना? तो चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। याद रखिएगा सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। उसी प्रकार से मेरे बच्चों याद रखिएगा सबसे सुचालक विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी है? चांदी ही है। ठीक है, सोना हो गई, चांदी हो गई, एक और याद रखना प्लेटिनम। याद रखिएगा बहुत महंगी धातु है। सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम धातु है। ठीक है ना, ये बात भी याद रखिएगा। और टंगस्टन के बाद में टंगस्टन, याद है ना? टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू। और याद रखिएगा जो बल्ब होता है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं, इन एक एक क्वेश्चन को याद करना है ताकि बिल्कुल हमारा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू। टंगस्टन का जो प्रयोग होता है वो बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। और टंगस्टन का जो गलनांक है वो कितना है? लगभग 3450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसलिए याद रखना टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। टंगस्टन, उसके साथ में टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा है। इसलिए याद रखना सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु भी कौन सी है? टंगस्टन। सबसे कठोर धातु भी कौन सी है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? और याद रखिएगा इंडियन आर्मी के जो टैंक होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, उनको बनाने में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा टंगस्टन हमारे राजस्थान में डेगाना महाकरी में निकलती है। नागौर के अंदर एक खान है डेगाना, वहां पर सबसे ज्यादा टंगस्टन निकलता है। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा। सोना चांदी प्लेटिनम, एक क्वेश्चन और आता है कि सोना चांदी जो प्लेटिनम है ना, वो याद रखिएगा सोना चांदी और प्लेटिनम है वो मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली क्या है? धातुएं हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो इस बात का यहां तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना? सोना चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सोना चांदी प्लेटिनम। एक आता है कॉपर भी आती है, कॉपर, जिसका प्रतीक क्या है? Cu। सोना चांदी प्लेटिनम व कॉपर अम्लों से क्रिया करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सी धातुएं हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं? तो याद रखिएगा सोना चांदी प्लेटिनम और कॉपर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से। केमिस्ट्री की क्लास भी साथ साथ चलेगी, फिजिक्स की क्लास भी साथ साथ चलेंगी, ताकि हम जल्दी से हमारा सिलेबस को अच्छे से कवर कर सके, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको और आपके परिवार को संपूर्ण खुशियां प्रदान करें। मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।